अब जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बिफोर स्टार्टिंग इट मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बता दूं। ये सिनेरियो बेस है SP23 का, ठीक है। और दिस इज अराउंड अराउंड क्या, बल्कि हर दफा 15 मार्क्स का ही आता है ये। और आपको इसके अंदर दो पूरे पेजेस देता है वर्किंग के लिए, और एक पहला पेज जिसके अंदर क्वेश्चंस एंड हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन छोटा है ना, तो यहाँ पे एंड हो गया, मतलब यू गॉटन दिस स्पेस। वरना नॉर्मली क्वेश्चन एंड होते हैं यहाँ तक, कभी यहाँ तक भी होते हैं, कभी यहाँ तक भी होते हैं। मतलब आपको फर्स्ट पेज का एंडिंग अच्छा मिल जाता है तो मिल जाता है, अगर बहुत छोटी सी जगह मिले तो फिर नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना। अगर इतनी एम्पल ऑफ स्पेस मिल गई है तो फिर तो यहीं से स्टार्ट करो। और उसके बाद आपको दो पूरे पूरे पेजेस मिलेंगे, एक पेज और दो पेज। अच्छा, आपका सोल्यूशन 1.5 पेज का तक लमसम जो है ना 1.5 पेज जाता है, 1.5 पेज, सवा पेज, पौने 2 पेज बस। इससे ऊपर अगर जा रहा हूँ ना तो आप समझ लेना कि मैं कुछ, एक तो या तो मैं शायद लंबी कर रहा हूँ या लंबी कर रही हूँ उसके अंदर कोड में, या फिर कुछ ना कुछ गलतियां मैं मेरे मुझसे हो रही हैं जिसकी वजह से मेरा कोड एक्सटेंड होए जा रहा है, हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दूसरे सिनेरियो बेस से थोड़ी सी कम है। और जब कम हो तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसर्न होती है इंफॉर्मेशन। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं ऐड करूं, जब भी आप इस तरह के सिनेरियो बेस सॉल्व करेंगे ना तो साथ साथ एक पेंसिल लीजिएगा साथ में, और उसका विजन क्रिएट करता रहिएगा सीधे हाथ में। मतलब जो भी एरे बोल रहा है आपने छोटा सा बना लिया पेंसिल से, हाँ यार ये इसकी बात कर रहा है, मतलब आपके जहन में पता होना चाहिए, इसका डायग्रामिक वर्जन बन रहा हो कि यार असल में हो क्या रहा है, कौन सा एरे है, किस तरह वैल्यूज जा रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सिनेरियो बेस के अंदर एरे तो लाजमी होता है। स्टार्ट करते हैं। तो एक दफा चार्ट ले लूँ। नहीं, मिड यूज नहीं कर सकते मुनीब इसमें। इस तरह में मिड यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि असल में उन्होंने सब स्ट्रिंग बताया हुआ है ना, तो अब आपने सब स्ट्रिंग ही यूज करना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। द नेम्स ऑफ पेशेंट्स आर स्टोर्ड इन द वन डायमेंशनल एरे पेशेंट। ठीक है, आपका जो सारे पेशेंट के नेम्स हैं वो एक 1D एरे जिसका नाम है पेशेंट, उसमें स्टोर हो रहे हैं। ऑफ टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग उसकी डेटा टाइप है। मतलब इस पेशेंट के अंदर सारे पेशेंट के नाम होंगे, ठीक है, बहुत सारे। अ सेपरेट 2 डायमेंशनल एरे। अच्छा, सेकंड लाइन पे मैं आ रहा हूँ, उससे पहले मैं फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लूँ। सीधे हाथ में एक छोटा सा वो बना लेता हूँ एरे जिसके अंदर पेशेंट के नाम होंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक एरे बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया पेशेंट। सही है, इसमें पेशेंट के बहुत सारे नेम होंगे, फॉर एग्जाम्पल अली होगा, अहमद होगा, रजा होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर क्या कह रहे हैं, अ सेपरेट 2 डायमेंशनल एरे, मतलब 2D एरे जिसका नाम है रीडिंग्स। तो एक और 2D एरे जिसका नाम है रीडिंग्स स्टोर्स द लेटेस्ट डेटा रिकॉर्डेड अबाउट ईच पेशेंट। द एरे ऑलरेडी कंटेन्स द रीडिंग टेकन बाय अ नर्स फॉर ईच पेशेंट। तो कह रहा है कि 2D एरे रीडिंग्स का, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर पेशेंट की रीडिंग्स के बारे में बताया हुआ। कौन सी रीडिंग्स है, तो उसने बोला कि दो तरह की रीडिंग्स है। टेम्परेचर है, दैट इज मेजर्ड टू 1 डेसिमल प्लेस, और दूसरी चीज है पल्स रेट। पल्स रेट होल नंबर है। ठीक है, तो उसने बोला टेम्परेचर इज अ डेसिमल नंबर जो ऐड हो रहा है, और पल्स रेट होल नंबर है। अच्छा, मुझे इसके क्वेश्चन में डेटा टाइप्स को भी देखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ सिनेरियो बेस में इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन होती है, कुछ में नहीं होती। ठीक है, तो एक 2D एरे का भी बना लेते हैं रीडिंग का, जिसके अंदर टेम्परेचर है और पल्स रेट है। तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब है दो चीजें होंगी तो कॉलम कितने होंगे, दो कॉलम होंगे मेरे पास, क्योंकि दो दो रीडिंग्स आ रही हैं सबकी। ठीक है ना, पहली वाली टेम्प है, और फिर नेक्स्ट क्या है, आपकी पल्स है। तो पहली वाली आपकी टेम्प है, और फिर उसके बाद आपकी पल्स है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर रीडिंग्स शुड बी इन द रेंज 31.6 टू 37.2 इंक्लूसिव। ठीक है, उसने बोला टेम्परेचर इसके बीच में होना चाहिए। पल्स रेट शुड बी इन द रेंज 55 to 100। ठीक है भाई, सही है, जिस तरह आपने बोला हम मानते गए। मतलब ये आप समझ लो वैलिडिटी बता रहा है इसकी।
टेम्परेचर और पल्स रेट की वैलिडिटी बता रहा है, ठीक है, ये हमारे डेटा बाद में यूज होगा। अच्छा, जब भी आपको इस तरह की वैल्यूज देगा ना आपको, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज को नहीं यूज करना अपने सिनेरियो बेस में, आपने कुछ वेरिएबल बना लेने हैं या कांस्टेंट बना लेने हैं, उसको यूज करना है आपने अपने सिनेरियो बेस में, सही है। आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल्स यूज करने हैं अपने सिनेरियो बेस में, डायरेक्ट वैल्यूज यूज मत करना। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। कैसे? जैसे कि यहाँ पर इसी लाइन पे चलो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे उन्होंने ये मिनिमम रेंज दे दी, ये मैक्सिमम रेंज दे दी है ना, तो आपने इस रीडिंग को नाम दे दिया फॉर एग्जांपल टेम्प लो का, और इस रीडिंग को आपने नाम दे दिया टेम्प हाई का, सही है। और नीचे आप देखो तो पल्स रीडिंग शुड बी इन द रेंज 55, तो इसको क्या नाम दूं, पल्स लो, और इसको पल्स हाई, मतलब पल्स एच। तो अब मैं वैल्यूज यूज नहीं करूंगा, अब मैं वेरिएबल यूज करूंगा अपने, समझ में आई। चलो सही। आगे बढ़ते हैं। The hospital number given to the patient is used for the index on both arrays. This is a value between, माइक्रोफोन बंद कर दें, किसका खुला हुआ है। The hospital number given to the patient is used for the index on both arrays. किसका खुला हुआ है यार, अनम, माइक्रोफोन देखें, आपकी आवाज आ रही है माइक्रोफोन से, किसकी आ रही है आवाज। अच्छा, तो क्या कह रहा है, द हॉस्पिटल नंबर गिवन टू द पेशेंट इज यूज फॉर द इंडेक्स ऑन बोथ एरेज, दिस इज अ वैल्यू बिटवीन 1 and 1000 इंक्लूसिव। वो ये कह रहा है कि दोनों एरेज के ऊपर एक ही इंडेक्स चलेगा, दोनों एरेज के ऊपर एक ही इंडेक्स चलेगा जो कि आपका हॉस्पिटल नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब है हॉस्पिटल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक होगा, उसने बोला भाई 1 से लेके 1000 तक हो सकता है, ठीक है। तो एरे में तो ऑलरेडी इस तरीके से लिखा हुआ होगा ना, 1 2 3, और फिर चलते चलते नीचे तक जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा टिल 1000, ठीक है। अच्छा, यही वाला इंडेक्स रीडिंग पे भी लगा हुआ होगा, यही वाला इंडेक्स किस पे लगा हुआ होगा, रीडिंग पे भी लगा हुआ होगा। तो रीडिंग को भी बना लेता हूँ मैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, रीडिंग में क्या वैल्यूज होंगी, टेम्परेचर होगा पल्स होगा, टेम्परेचर होगा पल्स होगा, तो मैं 2 3 लेवल भी कर लेता हूँ टेम्परेचर को। फॉर एग्जाम्पल 33, और पल्स है 56, ठीक है। 36.2 है, और पल्स है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, सही है। ये मैं सिर्फ डेटा दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन में जो है ना डेटा असेंबल हुआ हुआ है। अच्छा, इंडेक्स नंबर वाला समझ में आ गया किसका, किसी को नहीं समझ में आया पूछ ले जल्दी से। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ये सबको समझ आ गई। जी सर। एक ही इंडेक्स दोनों यस में सर। यूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन द डेटा फॉर अ पेशेंट इज चेक, अ वार्निंग इज गिवन इफ एनी ऑफ द रीडिंग्स आर आउट ऑफ रेंज। एक भी रीडिंग बाहर होगी तो वार्निंग मिल जाएगी। इफ बोथ रीडिंग्स आर आउट ऑफ रेंज, देन अ सिवियर वार्निंग इज गिवन, ठीक है। तो कोई भी एक रीडिंग बाहर होगी तो एक सिंगल वार्निंग मिलेगी, और अगर दोनों रीडिंग्स बाहर होंगी तो एक सिवियर वार्निंग जो है इसको मिलेगी। राइट अ प्रोसीजर यूजिंग सूडो कोड और प्रोग्राम कोड दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें ओ लेवल्स के अंदर हम पाइथन के अंदर भी हम अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर पर्सनली रेकमेंड सूडो कोड करता है, क्योंकि इस लेवल पे बच्चों के लिए बिगनर लैंग्वेज सूडो कोड ही होती है, ठीक है। तो वी विल बी गोइंग, इनफैक्ट एवरीवन गोज फॉर सूडो कोड, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, टेक्स द हॉस्पिटल नंबर एज अ पैरामीटर। वो कह रहा है एक प्रोसीजर बनाओ। उसने प्रोसीजर का नाम दिया है कहीं, जरा देखें, ये बताएं, प्रोसीजर का नाम लिखा हुआ है कहीं, नो सर। नहीं दिया हुआ। तो जब प्रोसीजर का नाम नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, हम खुद अपना नाम रखेंगे, ऐसा ही है। चलो फिर जब स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे उसके ऊपर। ये बोल रहा है टेक्स द हॉस्पिटल नंबर एज पैरामीटर, checks if the number is valid, output an error message and exit the procedure if the number is not valid, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि हॉस्पिटल नंबर को पैरामीटर में यूज करना प्रोसीजर के, उसको चेक करवाना कि वो वैलिड है या नहीं है, मतलब 1 से लेके 1000 में है या नहीं है। अगर तो नहीं हो तो एक एरर मैसेज दे के प्रोसीजर को खत्म कर देना। अगर तो वैलिड हो तो फिर ये सारे काम करवाने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से। मैं अभी सारे पॉइंट्स पढ़ नहीं रहा वरना कंफ्यूज हो जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता करके चलेंगे। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट यूज सूडो कोड प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। तो भाई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में आपने कमेंट्स भी डालने होते हैं, कमेंट्स भी जरूरी है भाई इसके अंदर। यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डेटा इन द एरेज। उसने बोला आपने कोई जरूरत नहीं है डेटा को इनिशियलाइज करने की, एरे में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है।
इसका मतलब है आपने डेटा एरे का भी इनिशियलाइज नहीं करना और वेरिएबल का भी इनिशियलाइज नहीं करना। तो ये जो हमने वैल्यूज लिए ना, टेम्प लो, टेम्प हाई, पल्स लो, पल्स हाई, अगर कोई बंदा इनको वैल्यूज दे देता है, फॉर एग्जांपल इनको इनिशियलाइज कर देता है इन वैल्यूज से, तो भी सही है। अगर नहीं करता, डायरेक्ट स्टार्ट करता है, तो भी सही है। ठीक है, अगर मैं इनको इनिशियलाइज कर लूंगा तो इस तरह होगा कुछ। जरा नीचे देखें। सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ कि मैं टेम्प लो, टेम्प हाई, पल्स लो, पल्स हाई को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। सही है। पल्स लो की वैल्यू तो मेरे मेरे ख्याल से 55 है ना, और पल्स हाई की वैल्यू कितनी है, 100 है। 100। ठीक है, टेम्प लो की कितनी है, 31.6 और 37.2। 31.6, 37.2, ये मैंने वेरिएबल्स बना लिए जो मैं यूज करूंगा। अच्छा, अगर कोई नहीं करता इनिशियलाइज तो भी मसला नहीं है, डायरेक्ट भी यूज कर सकता है अपनी मर्जी के वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई एडिशनल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, पहली बात। सिनेरियो बेस में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमें write a procedure using pseudocode that meets the following requirement, takes the hospital number as parameter। तो प्रोसीजर बनाना शुरू कर रहे हैं। मुझे बताओ प्रोसीजर का नाम क्या रखूं? नाम तो दिया हुआ नहीं है, क्या रखूं नाम? यहाँ पे देख के बताओ जरा जी। कोई भी वो बताएं, रेफरेंस बताएं, अपनी मर्जी से रखना है नाम। सर प्रोसीजर का नाम हॉस्पिटल नंबर। हॉस्पिटल नंबर? तो सारा काम क्या हॉस्पिटल नंबर पे हो रहा है? हॉस्पिटल नंबर तो पैरामीटर होगा ना। सारा काम एक पेशेंट के ऊपर हो रहा है। देखो, पेशेंट, उसकी नॉर्मल रीडिंग, उसकी वार्निंग, उसकी सिवियर वार्निंग। जी। पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट रिकॉर्ड इज अ गुड चॉइस, बिल्कुल सही है। पेशेंट रिकॉर्ड हो सकता है। और इन्फो। पेशेंट इन्फो। पेशेंट इन्फो हो सकता है, बेहतरीन। पेशेंट डिटेल हो सकता है, ठीक है ना, ये सारे नाम आएंगे। हॉस्पिटल पेशेंट हो सकता है, मतलब आपने कोशिश करनी है विच वन द मोस्ट कंसर्न वन, द रेलेवेंट वन, वो यूज कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा प्रोसीजर, कैपिटल में लिखा। ठीक है, प्रोसीजर लिखने के बाद हमने प्रोसीजर का नाम लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल पेशेंट इन्फो। ब्रैकेट में क्या आएगा बताएं जी। प्रोसीजर के ब्रैकेट में क्या आएगा? पैरामीटर आएगा ना। और पैरामीटर क्या देना है यहाँ पे मुझे? हॉस्पिटल नंबर। हॉस्पिटल नंबर देना है। अब हॉस्पिटल नंबर को क्या मुझे कोई वेरिएबल का नाम दिया हुआ है इसके लिए कि यही वाला वेरिएबल यूज करो फिक्स? नहीं दिया हुआ। तो क्या यूज करूं? अपनी मर्जी है भाई, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने यूज कर लिया भाई एच नम। आप हॉस्पिटल नंबर पूरा लिखो, आप हॉस्ट नम लिखो, कोई मसला नहीं। कोलन, इंटीजर आएगा, क्या आएगा, रियल आएगा? सर वो स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग कैसे आएगा? हॉस्पिटल नंबर तो न्यूमेरिकल है। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर आएगा बिकॉज 1 to 1000 हो सकता है ना। तो ये आ गया आपका इंटीजर। यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और चेक इफ द नंबर इज वैलिड। अच्छा, मुझे ये चेक करना है कि वैलिड है या नहीं है। सही है। अब देखो, इसकी भी दो स्ट्रेटेजीज है। या तो मैं इफ लगा के हाथों हाथ चेक करवा लूं और एरर मैसेज दे दूं और एल्स में सारा काम करवाऊं, या तो मैं सही कंडीशन डाल के सही चलाऊं और बाद में लास्ट में जाके एल्स में गलत कंडीशन। दो तरीके हैं इसके। अभी समझाता हूँ कैसे। देखो, अभी मैं यूज कर रहा हूँ एक इफ और उससे मैं गलत कंडीशन लगा रहा हूँ। गलत का मतलब है कि हाथों हाथ ही उसको बोल दूंगा भाई एरर है, अगर गलत हो तो। जरा देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इफ, और इफ के अंदर मैंने हॉस्पिटल नंबर की कंडीशन लगानी है ना, 1 to 1000 होना चाहिए। तो मैंने बोला इफ एच नम इज स्मॉलर देन 1, अगर 1 से छोटा हो, या फिर एच नम इज ग्रेटर देन 1000, तो क्या बोले? प्रोग्राम एंड कर देना है, देन में क्या प्रोसीजर। बोलना चाहिए? एंड करना चाहिए ना, सर क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि अगर वैलिड ना हो तो आउटपुट, तो करना है। हाँ, एरर मैसेज और एग्जिट द प्रोसीजर। क्या करना है सर आउटपुट भी तो करना है एरर में। जी? आउटपुट करना है, बिल्कुल बिल्कुल आउटपुट करना है, बिल्कुल करना है। तो आउटपुट होगा आउटपुट और एरर
मैसेज, ठीक है, या एरर कितने, एरर मैसेज मैं Invalid लिखूंगा number. इनवैलिड, हाँ इनवैलिड नंबर या इनवैलिड वैल्यू, सही है बस। और अब एंड प्रोसीजर आपने लिखना विखना नहीं है, एंड प्रोसीजर सही है, एंड प्रोसीजर तो मैं सबसे एंड में जाके करूंगा बस। बस आउटपुट इनवैलिड वैल्यू सही के लिए क्या करूं, एल्स, Else. एल्स लगेगा ना, एल्स लगा, और एल्स के अंदर अब मुझे फर्दर काम करना है ना, तो एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, एल्स के अंदर मैं आगे बढ़ूंगा, एल्स के अंदर मैं, एल्स का मतलब ये है कि वैलिड है, सही है, हॉस्पिटल नंबर एल्स में वैलिड है, तो वैलिड पे क्या कराना है भाई। अच्छा, जो जिन बच्चों को इस तरह नहीं करना वो ना करें, वो सही कंडीशन डाल के करें भले। अगर वो बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1000, तो फिर देन में आप सारा काम कराओ और एंड में जाके आप जो है एल्स लगा के गलत कंडीशन डालो कि इनवैलिड वैल्यू, एल्स में डाल के इनवैलिड वैल्यू, और ये करोगे ना तो इससे आसानी होगी, ये गलती पहले बता दी और अब सुकून से आप एल्स में सारा काम करोगे। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, सही है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर वैलिड तो आउटपुट करना है पेशेंट का नेम। मुझे बता उस पेशेंट का नेम कैसे आउटपुट करूंगा, उस पेशेंट का नेम कहाँ पड़ा होगा मेरे पास, एरे में पड़ा होगा ना, बिल्कुल एरे में पड़ा होगा, एरे के पेशेंट के एरे में पड़ा होगा, और कहाँ पे पड़ा होगा, जिसके हॉस्पिटल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है, जिस हॉस्पिटल नंबर की बात हो रही है, मुझे नहीं पता कौन सा हॉस्पिटल नंबर है, लेकिन उसी हॉस्पिटल नंबर पे पेशेंट पड़ा हुआ होगा, पेशेंट का नेम, तो क्या लिखूं, आउटपुट पेशेंट, और ब्रैकेट में क्या आएगा, Age num. एच नम आ गया, बिल्कुल सही है, यहाँ से पेशेंट का नेम आउटपुट हो जाएगा। अब एच नम हो सकता है 55 हो सकता है 86 हो, जो भी होगा ना उसका पेशेंट का नाम आउटपुट हो जाएगा। यहाँ हो गया, ये आगे बढ़ते हैं। डन, दिस इज डन, दिस इज डन, आउटपुट पेशेंट नेम इज डन, आउटपुट नॉर्मल रीडिंग्स इफ बोथ द रीडिंग्स आर विद इन द रेंज। इसके लिए क्या करूं, क्या इस इफ को एंड करवा दूं या इसी के अंदर ही चलाऊं एक और इफ, Nested if कर ले सकते हैं. नेस्टेड इफ ही होगा, यहाँ से मैं बंद नहीं करा सकता, अगर किसी ने यहाँ बंद करवा दिया ना तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। आपने इनवैलिड की कंडीशन डाली है, वैलिड की कंडीशन अभी तक पूरा एंड तक चलेगी, ये वाली, ये इफ एंड तक चलेगा, इसके अंदर जो भी इफ डालूंगा वो मैं इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। तो नेस्टेड इफ यूज होगा बिल्कुल। अब मुझे चेक करना है कि नॉर्मल रीडिंग्स हो, इसका मतलब है कि आपका जो टेम्परेचर है वो इस रेंज में आना चाहिए, और आपका पल्स रेट जो है वो इस रेंज में आना चाहिए, जो कि मैंने वेरिएबल सेट कर दिए हैं ऑलरेडी, सही है। तो उसी वेरिएबल को यूज करते हुए मैं बनाऊंगा, सही है। तो मुझे बताएं मैं क्या लिखूं, if temp is greater than temp L टेम्प कहाँ and से आ गया, टेम्प तो है ही नहीं कुछ, टेम्प तो कुछ है ही नहीं, आपका एच नंबर है, जो भी है एच नंबर है आपका। अब एच नंबर, अब मुझे बताओ जो ऑलरेडी पड़ी हुई वैल्यूज वो कहाँ है, वो एरे में है ना, रीडिंग के एरे में, तो रीडिंग के एरे में से वैल्यू किस तरह पिक करूंगा मैं, अगर मुझे टेम्प की वैल्यूज पिक करनी होंगी तो मैं किस तरह पिक करूंगा, देखो टेम्प कॉलम 1 है और पल्स कॉलम 2 है, सही है। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू पिक करनी है, ये 36.2, तो मैं कैसे पिक करूंगा, रीडिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है, रीडिंग का 2,2 होगा ना, 2,1 होगा, सॉरी 2,1 होगा, क्योंकि सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो वही वाली इंप्लीमेंट, यही एग्जांपल वहां पे भी इंप्लीमेंट करनी है आपने। आपने टेम्प को तो फिक्स रखना है टेम्परेचर को चेक करवाने के लिए, मतलब आपने कॉलम को फिक्स रखना है, वन को आपने फिक्स रखना है, आपने बस चेंज करना है हॉस्पिटल नंबर बार बार, ठीक है। और वो कौन सा हॉस्पिटल नंबर होगा जिसकी बात हो रही होगी, एच नम, तो आप क्या बोलोगे, इफ रीडिंग्स का, बताओ क्या लिखूं ब्रैकेट में, इफ रीडिंग्स का, if readings का h num और 1, हाँ एच नम कोमा 1, ये इस पे जरा ख्याल रखें सारे। इफ रीडिंग्स का एच नम कोमा 1, इसका मतलब एच नम रो में पड़ा हुआ होगा, उसकी रो की बात हो रही है, और 1 मेरा क्या है भाई, टेम्परेचर की रीडिंग्स रख रहा है अपने पास, ठीक है। तो इफ रीडिंग्स का एच नम कोमा 1, पहले मैं टेम्प लो से चेक कराऊं, then हाँ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेम्प लो, ठीक है, एंड and के साथ, बिल्कुल सही greater है, than equal to temp पूरा लिखना h पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा आपने वापस, रीडिंग्स का डायरेक्ट num लेसर देन comma इक्वल्स लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, स्मॉलर देन smaller इक्वल्स टू temp h
टेम्प एच, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सही हो तो क्या करूं भाई मैं, बताओ देन में क्या करूं? Then output normal temperature. देन में मैं क्या करूं? मुझे तो नॉर्मल रीडिंग्स चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, पल्स भी चाहिए। तो देन आएगा, क्या सर करूंगा, क्या करूंगा? सर जी सर बेटा, बाकी सारे चुप क्यों बैठे हैं? और फ्लू। क्या हो गया यार? हारिस, बिलाल, जवाब दो। माहिर, सर एक और एंड हाँ, कंडीशन। एक और एंड कंडीशन आएगी, मतलब एंड यूज करके एक और कंडीशन डाल दूं पल्स के लिए, ये कह रहे हो? सर देखो ये भी, अब देखो इसमें दो तरीके हैं। या तो मैं देन करके एक और इफ चला लूं पल्स के लिए, जरा समझना, या तो मैं देन करके एक और इफ चला लूं, जो चलाऊं पल्स के लिए वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि उसमें आपकी लाइन ऑफ कोड जो है ना वो कम होगी, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो ये करूं, या तो दूसरा काम क्या करूं, मैं देन नहीं लगाऊं, डायरेक्टली एंड लगा के पल्स को भी चेक करा लूं। इससे फायदा ये होगा कि आपको बार बार इफ के अंदर इफ ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड करके अब मैं पल्स के लिए चेक कराऊं, पल्स के लिए क्या लिखूंगा मैं? रीडिंग्स का, जी, H number 2. एच नम का 2, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब पल्स जो आपका पड़ा हुआ है वो सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है, ये रहा। देखो मुझे कितना फायदा हो रहा है ये बनाने का मुझे कितना फायदा हो रहा है, 2 पे पड़ा हुआ है। रीडिंग्स का एच नम क्या हो बताओ? ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, पल्स लो, एंड आएगा और इसका आएगा। And रीडिंग्स का एच नम कॉमा 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू क्या हो? पल्स हाई हो। तो क्या करें भाई बताएं? सर then then output not output normal readings. सही है, तो इसमें मैंने कर दिया देन। देन के बाद जगह कोशिश करें, देन के बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं, आउटपुट कराएं नॉर्म। बस हमें लंबी नहीं करनी है, हमें बस जो उसने बोला ना नॉर्मल रीडिंग, हमने नॉर्मल रीडिंग लिख दिया। आपने अपनी तरफ से होशियारी बिल्कुल नहीं करनी कि ये लंबी कमेंट्स कर दो, नहीं, जो बताया वो कमेंट कर लो। हाँ, अगर बोला अप्रोप्रिएट करो तो फिर अपनी मर्जी से कर लेना। तो ये भी हो गया। आउटपुट वार्निंग एंड द नेम ऑफ द रीडिंग इफ वन रीडिंग इज आउट ऑफ रेंज। उसने बोला है कि भाई वार्निंग दो एंड द नेम ऑफ द रीडिंग, फॉर एग्जांपल पल्स इफ वन रीडिंग इज आउट ऑफ रेंज। तो आप वार्निंग लिखो और फिर नाम लिख दो कौन सी वाली आउट ऑफ रेंज है। तो भाई इसका मतलब है कि ये तो टेम्परेचर के लिए अलग यूज करूंगा इफ, और पल्स के लिए अलग इफ यूज करूंगा ना। तो इसका मतलब है एक तो इफ ये हो गई, ठीक है। मैं दूसरी कैसे ओपन करूंगा? सर else एल्स, लगाकर। हाँ एल्स लगाकर एक और इफ मैंने ओपन कर ली, एल्स इफ। और उसमें बताऊं मैं क्या लिखूं? पहले टेम्परेचर को चेक करवाते हैं कि वो जो है मसला है टेम्परेचर में, पहले यही चेक कराते हैं कि टेम्परेचर में मसला है, सही है। तो क्या लिखूं? इफ रीडिंग्स का मतलब टेम्परेचर को गलत करवाते हैं पहले, सही है, टेम्परेचर को गलत करवाते हैं। इफ रीडिंग्स का एच नम कॉमा 1, क्या लिखूं बताओ? smaller than स्मॉलर देन smaller than टेम्प का लो, ठीक है ना, टेम्प के लो से स्मॉलर हो मतलब गलत हो रीडिंग। अब R क्या आएगा के आपके? बाद R आएगा तो और आएगा, R ठीक है, क्योंकि या तो स्मॉलर होगा या तो ग्रेटर होगा। और फिर रीडिंग्स का H num comma 1 एच is नम, greater than high. ठीक है। बेटा सारे जवाब दें, सारे कोशिश करें, एक दो की आवाज नहीं आनी चाहिए सिर्फ मुझे, सबका सबका रिस्पॉन्स चाहिए, सब पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये तो चीजें बेसिक आ गई है ना सबको समझ। हाँ भाई, ये हो गया टेम्प को गलत करवाने के लिए, सही है ना, कि टेम्प अगर गलत हो तो। लेकिन मुझे तो पल्स को भी सही करवाना है, क्योंकि मुझे तो एक वार्निंग देनी है ना अभी, तो पल्स को मुझे करवाना है ठीक। तो अब इसके साथ पल्स को ठीक करवाऊंगा मैं एंड में। पल्स को ठीक करवाने का मतलब है कि पल्स की जो रीडिंग्स हैं उसको विद इन द रेंज ले आओ भाई। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एच नम कॉमा 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पल्स लो हो, और ऊपर वाली, बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन जो अभी हमने लिखी थी ना, रीडिंग्स का एच नम कॉमा 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू पल्स हाई हो। अब जरा समझना, जिसको समझ नहीं आया वो जरा समझने की कोशिश करो। ये वाली लाइन जो है ना, इसमें मैंने टेम्परेचर को
गलत करवा दिया है, और ये वाली लाइन जो है इसमें मैंने पल्स को विद इन द रेंज करवा दिया है, मतलब पल्स को सही करवा दिया है। तो इसका मतलब क्या है, किस पे वार्निंग जाएगी? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जाएगी वार्निंग, ठीक है। तो बताओ भाई, देन क्या लिखूंगा? आउटपुट वार्निंग और फिर नाम, किसका नाम आएगा? टेम्परेचर। चलो भाई, ये तो हो गया। अब दूसरा काम क्या कराऊंगा मैं? पल्स को रॉन्ग करवाएंगे और पल्स टेम्परेचर को को रॉन्ग ठीक। करवाएंगे, टेम्प को राइट कराएंगे। एक्सीलेंट। तो अब इसको यहाँ से एल्स करके एक और इफ खोल लो, और थोड़ी सी और इसमें लंबी करनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास रीडिंग्स एच नम कॉमा 1, अब मैं टेम्परेचर को राइट कराऊंगा, सही है। तो राइट कराने का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेम्प लो हो, मतलब टेम्प लो के अंदर अंदर हो। अब बताओ, एंड आएगा और आएगा, क्या आएगा? एंड आएगा। एंड आएगा। एंड रेंज के अंदर है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना, देखो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे ना, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बड़े बड़े ब्रैकेट्स मेन कंडीशन से पहले। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर और आ रहा है और यहाँ पे एंड आ रहा है, तो हो सकता है क्लैश कर जाएं ये लोग, ठीक है ना। तो इसलिए ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ रीडिंग्स ये हो गया, और एंड रीडिंग्स का एच नम कॉमा 1 क्या आएगा यहाँ पे? स्मॉलर देन इक्वल टू टेम्प का हाई। स्मॉलर देन इक्वल्स टू टेम्प का हाई, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं। एंड अब मैंने करना है पल्स को गलत, तो पल्स को गलत करने के लिए क्या करूंगा मैं? एंड रीडिंग्स का एच नम कॉमा 2 स्मॉलर हो पल्स लो से, लो से और और आएगा, ठीक है। रीडिंग का एच नम का 2 ग्रेटर देन पल्स का हाई। एच नम कॉमा 2 ग्रेटर हो पल्स के हाई से, मतलब आउट ऑफ रेंज हो, ठीक है ना। आउट ऑफ रेंज हो, टेम्परेचर सही हो, पल्स खराब हो। ऊपर क्या बताया? टेम्परेचर खराब हो, पल्स सही हो। तो क्या करें भाई? देन देन वार्निंग, आउटपुट वार्निंग। ठीक है, वार्निंग आउटपुट वार्निंग और पल्स आ गया। अच्छा भाई, अब मुझे वो बताएं जिनको कोई चीज यहाँ तक मसला कर रही है, अभी तक जो हमने करा है, सबका मुझे जवाब चाहिए भाई। जी, क्लियर सर। सब बताएं भाई, सब, सारे सबका जवाब दें। क्लियर है सर। जी भाई, ईसा, अनस, कशफ, सर। मनाइल, वलिया, मिदत, जितनी भी जी सभी का, याया, अहमद जी अली। सर। जी याया, सवाल यार उस पे पूछा करो, माइक पे पूछा करो, मसला थोड़ी है। ये रीडिंग्स एच नम कमा 1 में 1 किस लिए लगाया है? 1 हमने उसके लिए लगाया है, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अच्छा अहमद, आप कह रहे हो आउट सर हम ओनली आउटपुट एंटर पेशेंट्स नेम कर सकते हैं। देखो आपने अगर मैसेज आउटपुट करवाया ना, तो फिर कमेंट की जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए मैंने वहां पर जो है ये लिखवाया नहीं। वरना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मसला नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है। कोशिश करो सवाल को जो है उस पे माइक्रोफोन पे करो, मैं मुझे रोक के, ताकि जो है सबको सबको जो है ना क्लियर एंड वाइट समझ में आए। अच्छा, क्योंकि सवाल करने से ना दूसरों का भी फायदा होता है, आपका तो होता ही होता है, दूसरों का भी फायदा होता है। हो सकता है किसी और के माइंड में वही चीज चल रही है, वो घबरा रहा हो, यार मैं कैसे सवाल करूं, तो समझ रहे हो। अच्छा, ये हो गया। तो भाई मैंने ये वाला काम भी कर लिया। Output severe warning and the names of the two readings, pulse and temperature, if both readings are out of range। मतलब दोनों गलत है, दोनों गलत है। इसके लिए एंड यूज करेंगे, के लिए क्या यूज करेंगे? दोनों में एंड यूज करेंगे। अब देखो दोनों गलत है, इसका मतलब है हाँ दोनों कंडीशन के बीच में एंड आना चाहिए, क्योंकि दोनों गलत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। यस सर। तो उन दोनों में एक के अंदर जैसे अगर टेम्प और टेम्प की बात हो रही है तब हम्म तो अब हम इसकी बात करते हैं, दोनों को गलत करवाना है, ठीक है ना। तो जी भाई क्या लिखूं? रीडिंग्स का एज पर, अब मुझे वो बताया बंदा जो अभी तक बता ही नहीं रहा कुछ भी। हाँ भाई, राफे बताएं किस तरह होगा ये? कैसी सर?
ये लास्ट कंडीशन जो दोनों गलत करवाने कैसे करूँ? सर उसमें इफ रीड एच नम कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज स्मॉलर देन टेम्प एल स्मॉलर देन टेम्प एल, ठीक है। फिर एंड एंड आएगा और आएगा, सर एंड आएगा क्या और आएगा? ये और ले लें सर, और ले लें नहीं, हाँ। ऐसे नहीं ले सकते हम, हमें वी हैव टू बी क्वाइट श्योर अबाउट दिस। देखो आपने टेम्प को दोनों तरफ चेक कराना है ना, तो इनके बीच में तो एंड लगाएंगे ना, अगर आउट ऑफ रेंज हो। अच्छा सही है, ठीक है, आउट ऑफ रेंज के लिए कर रहे हैं ना हम, आउट ऑफ रेंज एक तो भी और अगर आएगा। होगा तो फिर वो आउट ऑफ रेंज हो ठीक है, जाएगा ठीक ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो, अब हम यहाँ पे एंड लगा दे तो गड़बड़ हो जाती, तो हमें एक फिक्स लगेगा, ऐसा नहीं होगा दोनों लग सकते। ठीक है, आगे। रीडिंग्स एच नम कॉमा 2 एच नम कॉमा 2, 2 ग्रेटर लगेगा देन या 1 लगेगा? 1 लगेगा ना यहाँ। 1 सर, क्या हाँ अभी 1 हम टेम्प की बात कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन टेम्प हाई टेम्प हाई, फिर एंड एंड रीडिंग्स अब एच नम कॉमा 2 रुक जाए जी, मुझे बताएं, प्रियंका आप बताएं, क्या कंटिन्यू, किस तरह कंटिन्यू करूंगा आगे? एंड and readings H रीडिंग्स number एच नम, फिर 2 2 is greater ग्रेटर pulse L ग्रेटर देन पल्स एल, तो पल्स लो से ग्रेटर तो वो सही वाली पे चली जाएगी, मुझे तो गलत बताना है ना। हाँ गलत के लिए क्या करूंगा? देखो टेम्परेचर को गलत किस तरह बताया, आउट ऑफ रेंज करके, तो इसके लिए भी आउट ऑफ रेंज करो पल्स को। क्या लगाऊंगा ऑपरेटर, क्या लगेगा? स्मॉलर देन, smaller हाँ, and पल्स equals एल, to स्मॉलर देन बस पल्स एल, इक्वल्स टू की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गलत कंडीशन में मुझे वो कंसिडर ही नहीं करना इक्वल्स टू के, ठीक है। फिर आगे or readings और आएगा जी, बाकी बताएं, और आएगा, एंड आएगा, क्या आएगा? और आएगा, ठीक है, आगे। और रीडिंग्स, फिर एच नम, फिर कॉमा 2, क्या होना चाहिए? smaller स्मॉलर देन temp H टेम्प एच। जी लास्ट वाला सही किया है, गलत किया है, इसमें गलती कहाँ है? पल्स पल्स में, पल्स में कहाँ गलती है? स्मॉलर देन टेम्परेचर, ग्रेटर देन होना था। यहाँ पर गलती है, ग्रेटर देन टेम्प एच होना चाहिए। टेम्प एच तो होना ही नहीं चाहिए, पल्स की बात हो रही है क्या? पल्स एज ग्रेटर हाँ, देन पल्स एज। ग्रेटर देन पल्स एच। अब ये कंडीशन बन गई कि भाई दोनों गलत है, बंदा एक्सपायर होने वाला है, क्या कर रहे हो? टेम्प लो से भी छोटी रेटिंग है, टेम्प हाई से भी ग्रेटर है, इसका मतलब एक तो या तो छोटी होगी या तो ग्रेटर होगी, तो इसका मतलब गलत है। पल्स लो से या तो छोटी होगी रेटिंग या तो ग्रेटर होगी, मतलब बंदा खत्म होने वाला है भाई, उसको एक सिवियर वार्निंग दो, क्या कर रहे हो? तो हमने बोला देन आउटपुट करो, आउटपुट क्या करना है? सिवियर वार्निंग इन द नेम्स ऑफ द टू रीडिंग्स, तो आउटपुट करो सिवियर सिवियर वार्निंग और नाम लिख दो, टेम्परेचर एंड पल्स, ठीक है। और बस आई थिंक दिस इज इनफ, हमने बोथ रीडिंग्स आर आउट ऑफ रेंज कर दी, एग्जिट करना है प्रोसीजर, और कमेंट्स अभी तक नहीं डाले हमने, ठीक है ना? सर कमेंट्स तो हर लाइन के इंडिविजुअली डालेंगे या फिर इन द एंड पूरे प्रोग्राम का नहीं बता नहीं, देंगे? उसके साथ ही डालेंगे, एडजस्टेंट लाइंस में डालेंगे, बताऊंगा। यहाँ से एक सेकंड, यहाँ यहाँ पर से ये खत्म हो गया। या फिर सारे बहुत सारे एंड डालने पड़ेंगे? नहीं, इसमें एंड इफ सिर्फ उसी के इफ का आएगा जिनके इफ खुले, मेन इफ जिनका खुला है,
अच्छा अब देखो यहाँ पर ये हो गया, सिवियर वार्निंग हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे ये एंड इफ करना है। ये कौन से वाले का एंड इफ होगा? ये इस वाले का एंड इफ होगा, ये जो इफ खुला है ना यहाँ से, क्योंकि एल्स वालों का मैं अलग अलग एंड इफ नहीं यूज करूंगा। नीचे आऊंगा मैं। हाँ, अगर मैं देन के अंदर अलग अलग इफ ओपन करता तो फिर मुझे अलग अलग एंड इफ करने पड़ते, लेकिन मैं एक इफ के अंदर एल्स एल्स करके चला रहा हूँ ना बार बार, तो फिर तो मुझे एक ही इफ लगाना, एक ही एंड इफ लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक एंड इफ लगा लिया, ये रहा यहाँ पे। क्या मेरे इफ क्लोज हो गए जितने थे? Yes, sir. पर नहीं एक हुए। रह गया। एक रह गया, देखो एक ये रह गया, ये रह गया। इसको क्लोज करते हैं। ये देखो ना, ये रह गया ना। ये वाले का मैंने बंद कर दिया, देखो इसका बंद कर दिया, ये रहा। ये वाला रहता है, सही है। तो इसका एंड इफ करते हैं। अच्छा, इसका ना थोड़ा सा, खैर उसको फर्क नहीं पड़ता, हल्का फुल्का तो चलता है इतना। अच्छा अब क्या करूं? इफ भी बंद, प्रोसीजर को बंद करा देता हूँ। प्रोसीजर बंद किस तरह करते हैं एंड प्रोसीजर जी? एंड प्रोसीजर, एंड ठीक है। तो लाइन छोड़ने का तो आप लोग को पता है ना, चिल सीन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लोग अपनी मर्जी से लाइन छोड़ सकते हो, उसका कोई इतना इशू नहीं है। अब आ जाते हैं कमेंट्स के ऊपर। अच्छा, कमेंट्स करने का देखो दो तरीके। एक तो वो बच्चा होगा जो साथ साथ हर दूसरी तीसरी चौथी लाइन के बाद कमेंटिंग कर रहा होगा, ठीक है ना। एक वो उस तरह का बच्चा आपको दिखेगा एग्जाम देते हुए। एक वो बच्चा होगा जो सबसे एंड में कोड बनाने के बाद फिर सुकून से वो बोलेगा हाँ भाई इस लाइन का मतलब ये था, इस लाइन का मतलब ये था, इस लाइन का मतलब ये था, और ये लो भाई आपका पेपर। तो दो तरीके के बच्चे होंगे। मैं कहता हूँ कमेंट एंड में लेके जाओ, या तो आधे कोड के बाद कमेंटिंग करो, या तो पूरा कोड खत्म करने के बाद कमेंटिंग करो। ये बीच बीच में कमेंट करके अपने आप को उलझाओ मत। जो कोड पे बच्चा कुछ इंटरेस्ट बना होगा, फोकस बना होगा, वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कमेंटिंग शुरू करते हैं सुकून से। देखो कमेंटिंग करने के लिए सर आपने फिर डबल लाइन को नंबर भी करना स्लैश, होगा ना? नहीं लाइन को नंबर थोड़ी करना है। आपने बस उसी लाइन के साथ साथ लिखना है कमेंट्स। लाइन नंबरिंग की जरूरत ही नहीं, किसने बोला लाइन को नंबर? उसी लाइन पे लिखोगे ना आप, उसी लाइन पे लिखोगे, सही है। ठीक है सर। कमेंट लिखने के लिए आपने दो स्लैश डालने हैं। दो स्लैश डालने के बाद कुछ भी लिखना है। कमेंट प्रिसाइज होना चाहिए, कमेंट में बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कि मतलब ये इस लाइन में ये हो रहा, नहीं भाई, बहुत प्रिसाइज। अब देखो, और जो काम बार बार हो रहा होगा ना उसमें हम कमेंटिंग नहीं करेंगे, मतलब हमें हर 3 लाइन, हर 4 लाइन, हर 2 लाइन के बाद एक कमेंट ऐड कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर लाइन में मैं कमेंट ही कर रहा हूँ और कोई काम नहीं बचा मेरे पास, कमेंट कमेंट, ऐसा नहीं होगा। देखो इस 4 लाइनों में काम एक ही हो रहा है ना, इन 4 लाइनों में काम एक ही हो रहा है। क्या हो रहा है काम? इन 4 लाइनों में क्या काम हो रहा है? इनिशियलाइजिंग। बिल्कुल। इनिशियलाइज। तो आपने दो स्लैश बनाए, आपने लिख दिया इनिशियलाइजिंग वैल्यूज, खत्म। कोई लंबी करने की जरूरत नहीं, आगे आ जाओ। पहली लाइन प्रोसीजर की दिख गई आपको, आपने बोल दिया भाई प्रोसीजर हेडर, आगे आ जाओ। ये पूरी कंडीशन प्रोसीजर उसके लिए है, सॉरी, एज नम को चेक कराने के लिए कि इनवैलिड है। तो आपने, अब मर्जी है, आप यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, या यहाँ लिखो, ठीक है। चेक कर देंगे। तो आपने बोल दिया, हाँ आपने ये स्लैश जब बनाया और आपने यहाँ पे लिख दिया कि, अब अलग अलग तरीके लिख सकते हैं। कोई लिख सकता है वैलिडेट एच नम, ठीक है, या तो लिख सकता है कि इनवैलिड टू चेक इफ एच नम एज इनवैलिड वैल्यू, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एच नम वैलिडिटी चेक। हाँ ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, चेकिंग एच नम इनवैलिड वैल्यू, चेकिंग एच नम इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने, क्योंकि इनवैलिड की तरफ जा रहे हो ना आप, और एल्स में आपने एक डाल दिया, ने लिख दिया इफ एच नम इज वैलिड, ठीक है। नीचे आ गए आप। अच्छा ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके कमेंट फिक्स होंगे। अच्छा आउटपुट के साथ क्या लिखूं जी? डिस्प्ले पेशेंट नेम, सही है। आगे आओ, इस पूरी कंडीशन के बाद क्या लिखूं? यहाँ लिख दूंगा। अब देखो मुझे जगह नहीं मिल रही ना, मैं देन में लिख दूंगा। बताएं क्या लिखूं? ये किसके लिए? ये नॉर्मल रीडिंग्स के लिए ना, तो क्या लिखूं यहाँ पे?
नॉर्मल रीडिंग चेक। बस बेहतरीन, नॉर्मल रीडिंग चेक। नॉर्मल रीडिंग चेक। नीचे वार्निंग किसके लिए हो रही है? यहाँ टेम्परेचर के लिए हो रही है ना, इस पूरी कंडीशन पे टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ क्या लिखूं? हाँ भाई, अपने अपने मशवरे दो थोड़े से यार, कमेंटिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करो अपनी। टेम्परेचर का। सिर्फ टेम्परेचर? यस सर। सर सिर्फ टेम्परेचर तो नहीं ना, गलत हो जाएगा ना। सिर्फ Temperature टेम्परेचर। reading check. टेम्परेचर रीडिंग, देखो वार्निंग दे रहा है वो, चेक तो हर लाइन में कर रहा है, मतलब टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज है ना यहाँ पे। इनवैलिड टेम्परेचर चेक। हाँ ये लिख सकते हो आप, ये आप लिख सकते हो, चेक इफ सर रेंज टेम्परेचर इज इनवैलिड। सर हाँ ये भी लिख सकते हो, रेंज वाला, टेम्परेचर रेंज इनवैलिड। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा बेटर होगा आई थिंक। टेम्परेचर रेंज इनवैलिड, टेम्परेचर, क्योंकि जितना आपका प्रिसाइज है ना उतना अच्छा है। टेम्परेचर रेंज इनवैलिड चेक। ठीक है, फिर वार्निंग पल्स, क्या लिखूं यहाँ पे? Pulse range invalid check. सही है। फिर नीचे आए, सिवियर वार्निंग वाले पे क्या लिखूं? सर पल्स एंड टेम्परेचर इनवैलिड, रेंज इनवैलिड चेक। हाँ पूरा भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बोथ आर, चेक इफ बोथ आर इनवैलिड। सही है, मतलब आपने ये लिखना है, अगले को पढ़ने में समझ में आ जाए। मतलब मैं आपको, अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं आपका सवाल देख रहा हूँ ना, तो मैं आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी पे नहीं जाऊंगा, बे यार इसने तो बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा है किसी को, नहीं भाई, मैं देखूंगा कि आपकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इस तरीके से चेक करते हैं। सही है, चेक इफ बोथ आर इनवैलिड। और ये हो गया। अब मैंने आउटपुट पे नहीं दिया, सही है ना, हर लाइन के आउटपुट पे जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहो तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर वार्निंग आउट डिस्प्ले, पल्स वार्निंग डिस्प्ले। सही है, तो आखिरी में मैंने बोल दिया, क्या लिखूं आखिरी में? सर एग्जैक्ट द प्रोसीजर।